आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q एंड काइनेटिक एनर्जी T इंटर्स इन ए ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन वेक्टर B। कह रहा है आफ्टर 3 सेकंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो कह रहा है एक कण है जिसका द्रव्यमान m है, आवेश q है और उसकी गतिज ऊर्जा T है और वो ट्रांसवर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू वेक्टर B है उसमें इंटर करता है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है क्रॉस वाइज। तो ट्रांसवर्स का मतलब हो गया क्रॉस वाइज, जैसे कि मान लीजिए एक लाइन ये है और इसको कोई लाइन ऐसे क्रॉस करे तो ट्रांसवर्स नाम यूज करेंगे। तो कह रहा है आफ्टर 3 सेकंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो 3 सेकंड के बाद पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो एक चीज़ को ध्यान देना है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए इस तरह है, और इस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो ये सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है और उस सर्कुलर पाथ में किसी भी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होता है, इसलिए 16 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 3 सेकंड के बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी T ही रहेगी, इसको ध्यान देना है। शर्त ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर प्रवेश करे 90 डिग्री के कोण पर या तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ होगा और सर्कुलर पाथ पर किसी भी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी T enter in a field of magnetic induction which is perpendicular to its velocity, it takes a circular trajectory। कह रहा है मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, उसकी गतिज ऊर्जा T है और वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है और चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसकी गति चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री कोण पर हो, तो उसका जो पथ होगा वो सर्कुलर होगा और जब सर्कुलर पथ में वो चलेगा तो इट डज नॉट इंक्रीज इन एनर्जी, तो उस समय एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है। देयरफॉर T इज द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी T थी तो 3 सेकंड बाद भी काइनेटिक एनर्जी T ही होगी। इसका मतलब 16 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है चार्ज पार्टिकल मूव थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, देन कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत प्रवेश करता है या लंबवत गति करता है चुंबकीय क्षेत्र के। तो कह रहा है देन द, तो उस समय क्या होगा। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत प्रवेश करता है, परपेंडिकुलर प्रवेश करता है, तो हमने पढ़ा है कि वो वृत्ताकार गति करता है यानी सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है और सर्कुलर पाथ पर बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए मोशन करता है। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि वृत्ताकार पथ पे मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रति सेकंड दिशा बदल रही है, तो वेग समान नहीं होगा, ठीक ना। तो क्या करता है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। तो जब सर्कुलर पाथ की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जब पार्टिकल वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो उसका फार्मूला होता है फोर्स का F = Q VB sin थीटा। तो यहाँ पर V हमारा वेलोसिटी है
तो वेलोसिटी है, यानी जब वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तो प्रति सेकंड उसकी दिशा में परिवर्तन होगा वृत्तीय पथ पर। तो दिशा में परिवर्तन होगा यानी वेग प्रति सेकंड बदलता रहेगा, जबकि यहाँ लिखा है वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज, तो इसलिए ये गलत हो गया। एक्सीलरेशन रिमेन्स अनचेंज, जाहिर सी बात है कि वेग प्रति सेकंड बदलेगा तो त्वरण की भी दिशा बदलेगी, तो त्वरण भी अनचेंज नहीं होगा बल्कि चेंज होगा। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज, प्रति सेकंड दिशा बदल ही रही है वृत्ताकार पथ पे, तो जाहिर सी बात है कि दिशा भी चेंज होगी, अनचेंज नहीं रहेगी। स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज। अब देखें जो स्पीड है, चाल है, ये अदिश राशि है, तो अगर वृत्तीय पथ पर कोई कण 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो वो गति हमेशा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही वो चलता रहेगा। तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज। तो इसलिए ये 17 का ए वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 17 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू ए परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो कह रहा है कि अगर कोई गतिमान आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में परपेंडिकुलर यानी लंबवत प्रवेश करता है, देन अकॉर्डिंग टू एफ बराबर क्यू ई बी साइन थीटा, तो जो क्यू ई बी साइन थीटा का फार्मूला है, इट विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स, तो ये अधिकतम बल का अनुभव करेगा, विच विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। वृत्ताकार पथ में गति करेगा तो जाहिर सी बात है कि अभिकेंद्र बल यानी केंद्र की ओर एक बल लगेगा, तभी वो वृत्तीय पथ पर गति करेगा। एंड इट विल डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, और ये क्या सिद्ध करेगा, ये बल कि सर्कुलर पाथ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो कण गति करेगा और एक समान चाल से गति करेगा, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से गति करेगा। तो इस बात को गंभीरता से ध्यान देना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बल्कि यूनिफॉर्म स्पीड हमें आंसर टिक करना है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 18 नंबर, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m काइनेटिक एनर्जी E enter in uniform magnetic field B perpendicularly, then its frequency will be। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है और गतिज ऊर्जा E है, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है। तो कह रहा है देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी यानी आवृत्ति क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा सवाल है और पीछे हम लोग फार्मूला लगा करके निकाल चुके हैं, उसी फार्मूले का यूज करके फिर से निकालना। तो देखिए यहाँ पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इज, तो अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टिकल अपने वृत्तीय पथ पर गति करेगा। जब वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो हमारा जो न्यू होता है आवृत्ति या न्यू, इसको एन भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ये टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, यानी न्यू इक्वल टू 1/t इक्वल टू हो जाएगा 1/2πr/न्यू। एक चक्कर का मतलब होता है परिधि, तो एक चक्कर लगाने में 2πr दूरी तय होगी, तो 2πr/न्यू लिख दिया गया। तो ये हमारा हो जाएगा, न्यू ऊपर चला जाएगा तो न्यू/2πr हो जाएगा इक्वल टू न्यू/2π। अब आर की जगह आर बराबर mv/QB या EB होता है, तो आर की जगह रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो mv/EB ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया E∆B/2πm, तो न्यू इक्वल टू EB/2πm हो जाएगा। अब इसको आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए
न्यू इक्वल टू EB अपान 2πm। इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लेंगे तो ये इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको देखिए एक बहुत आसान तरीके से और निकाल सकते हैं। हम लोग पीछे फार्मूला पढ़ते चले आए हैं, R बराबर mv अपान QB। तो यहाँ पर m अब v इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो R ओमेगा रख देंगे ये v की जगह। तो v की जगह जब R ओमेगा रखेंगे तो ये R और ये R कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो हमारा ये QB इधर आ जाएगा, तो QB इक्वल टू m ओमेगा बचेगा। तो QB इक्वल टू m, अब ओमेगा बराबर होता है 2πn, तो n बराबर हो जाएगा QB अपान 2πm, ये नीचे आ जाएगा। तो n बराबर QB अपान 2πm, Q की जगह E रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो EB अपान 2πm, यही हमारा आंसर आ गया। तो 18 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सीधा सीधा आंसर आ गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है चार्ज हैविंग E/m इक्वल टू 10⁸ कूलाम पर kg। तो Q/m या E/m की वैल्यू दे दिया है, एंड विद वेलोसिटी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड इंटर इंटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 0.3 टेस्ला एट एन एंगल 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कह रहा है कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके लिए E/m की वैल्यू दे दिया है 10⁸ कूलाम पर kg, और इसका वेग दे दिया है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसकी वैल्यू है 0.3 टेस्ला, और चुंबकीय क्षेत्र और इसके प्रवेश करने के बीच जो एंगल है यानी V और B के बीच वो है 30 डिग्री। तो कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी, तो कितने मतलब रेडियस पे, त्रिज्या पे ये घूमेगा चार्ज पार्टिकल, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सीधा सीधा हम लोग क्वेश्चन को जैसे जैसे बता रहा है वैसे करते चले जाएंगे, बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है किसी एंगल पर, तो वृत्तीय पथ पर गति करना चाहता है। वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो जो बल लग रहा है चुंबकीय बल, वो अभिकेंद्र बल के रूप में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय बल QEB sin थीटा को अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर लिखना पड़ेगा, और जब बराबर लिखेंगे तो r बराबर mv/QB हो जाएगा sin थीटा। ये r बराबर mv/QB हमें वैसे पता था, sin थीटा लिख देना। तो ये हो जाएगा, m की वैल्यू दे दिया है 3 × 10⁵ हमारा, v की वैल्यू हो गई E/m की वैल्यू दिया था, इसको देखना है। B की वैल्यू 0.3 टेस्ला और sin 30 की वैल्यू हाफ हो जाती है। वेलोसिटी देख लेते हैं और m देख लेते हैं। तो E/m 10⁸ कूलाम पर kg दिया है और वेलोसिटी 3 × 10⁵ दिया है। तो ये सब वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो जब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, ये v की वैल्यू है 3 × 10⁵, और Q/m या E/m की वैल्यू ये 10⁸ नीचे रख दिया, क्योंकि Q/m बराबर 10⁸ था, तो इसको उल्टा कर दिया m/q को, तो यहाँ नीचे लिखा गया है 10⁸। इसको सॉल्व किया तो देखिए सॉल्व करने पे आ गया 0.02 मीटर, या 100 का गुणा कर देंगे तो 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर के त्रिज्या से ये कर्व में घूमेगा। ये चीज निकल के आ गई। तो 19 का D विकल्प हमारा
करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग ड्यू ईस्ट इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी धनात्मक आवेश है, वो मूविंग ड्यू ईस्ट इंटर टू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल धनात्मक है और वो ईस्ट यानी पूरब की तरफ प्रवेश कर रहा है, पूरब की तरफ से, इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जहाँ प्रवेश कर रहा है वहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, और ये ईस्ट से प्रवेश करता है तो ये सीधा ऊपर की ओर जा रहा है। तो दिस पार्टिकल विल, तो ये पार्टिकल क्या होगा ये कहने का मतलब है। तो 4 विकल्प दिए गए, उन चारों में हमको बताना है। तो देखिए चूंकि ईस्ट से प्रवेश कर रहा है और अपवर्ड दिशा में भाग रहा है, इसका मतलब इसकी दिशा बदल गई। तो जाहिर सी बात है कि ये परपेंडिकुलर प्रवेश किया होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चार्ज पार्टिकल अभिलंबवत यानी परपेंडिकुलर प्रवेश करता है तो वृत्तीय पथ पर गति करता है, सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है। और सर्कुलर पाथ पे मोशन करते समय उसकी स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। तो मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। तो 20 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज में फिर कंफ्यूजन हो सकता है, कांस्टेंट नहीं लिखा है, कांस्टेंट स्पीड नहीं लिखा है, यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, इसको समझना चाहिए। तो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म में अंतर है। कांस्टेंट में मतलब जैसे 20 मीटर पर सेकंड है, तो 20 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से घूमेगा तो ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर जो है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड पर पहले सेकंड में है, दूसरे सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड पर है, तीसरे सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड पर है, चौथे सेकंड में जो है 50 मीटर पर सेकंड है, तो प्रति सेकंड 10 का बढ़ावा हो रहा है, प्रति सेकंड 10। तो जो चेंज हो रहा है वो एक समान रूप से चेंज हो रहा है, तो इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, इसको ध्यान देना। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, ना कि कांस्टेंट स्पीड से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। तो एक समान जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्पीड भी यूनिफॉर्म होगा। दोनों के लिए यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया गया है, ना कि कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत गलती होती है। तो 20 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इंटर इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, it experiences a centripetal force which will move it in circular path with a uniform speed। तो जब कोई धनात्मक चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे रीजन में प्रवेश करता है जहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और प्रवेश करने का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है, तो वो एक प्रकार से अभिकेंद्र बल का अनुभव करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स का अनुभव करता है, जो उसको वृत्तीय पथ में गति करने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। और वृत्तीय पथ में जब गति होती है तो उस समय स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करता है।
तो 20 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब चार्ज है, इसको ऊर्जा भी कह सकते हैं, W=QE होता है तो ऊर्जा लिख है एक तरह से। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग इन ए प्लेन एट राइट एंगल टू ए यूनिफॉर्म फील्ड एट मैग्नेटिक इंडक्शन 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 गॉस। द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। कह रहा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्षमता का एक इलेक्ट्रॉन एक ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। इसी को एक गॉस के बराबर ही होता है। तो जो वृत्तीय पथ में चूंकि गति करेगा क्योंकि परपेंडिकुलर प्रवेश कर रहा है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पर, तो कह रहा है उस पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो R = mv/qb होता है। अब चूंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है तो इसका मतलब ये हमारी गतिज ऊर्जा है, तो इस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ½ mv² फार्मूला होता है। ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको दिया है। मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता दे दी है, B = 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए वेबर पे यहाँ रखा गया है, हमें वैल्यू को वेबर पे ही रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि देयरफॉर, तो ½ mv² इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर EV 10 EV। तो ये कितनी ऊर्जा है, तो 10 × E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹ और V का मतलब 1 वोल्ट। तो एक का गुणा करें या ना करें बात एक ही है। तो इस प्रकार से अगर हम निकालेंगे तो हमें वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ से देखिए हमने सॉल्व किया तो ये वेलोसिटी आ गई हमारी इलेक्ट्रॉन की 1.876 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हमें प्राप्त हो गई। अब जैसे वेलोसिटी हमें प्राप्त हो गई तो अब वेलोसिटी प्राप्त होने से जो चुंबकीय क्षेत्र में बल है वो अभी केंद्र बल प्रदान करेगा। तो चुंबकीय बल F = QEV होता है, यहाँ पर BEV लिखा है। यही अभी केंद्र बल प्रदान करेगा तो mv²/r के बराबर कर दिया। तो देयरफॉर R = mv/BE, या R = mv/QB। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते थे, याद रखते हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए ज़रूरी है। तो ये जब लगाया हमने तो m की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी अभी हमने निकाला है ये 1.876 × 10⁻⁶/B। वेबर पर मीटर में रखना है हमको, वेबर पर मीटर स्क्वायर में इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन यानी चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू वेबर पर मीटर स्क्वायर में हमको रखना है, इसको ध्यान देना है। तो 10⁻⁴ हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ होता है। सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 11 × 10⁻⁻² मीटर यानी 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर हो गई। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो 21 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 11 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया है। 11 या 12, 21 नंबर किए हैं 11 सेंटीमीटर। अब 22 नंबर करना है। सब देखिए जितना बताया है, अगर आप उतने पे कंसंट्रेट हैं तो सारे क्वेश्चन आपके निकलते रहेंगे बिना किसी परेशानी के। अब यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन की गति के बीच कोण 90 डिग्री है। जाहिर सी बात है वृत्तीय पथ पे गति होगी, सर्कुलर पाथ पे। एज ए रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेकेंड।
तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पे एंगल पे प्रवेश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सर्कुलर पाथ पे मोशन होगा और सर्कुलर पाथ की रेडियस दे दिया है 2 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड को डबल कर दिया जाए देन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ विल बी, तो जो सर्कुलर पाथ होगा उसकी रेडियस क्या होगी अगर इलेक्ट्रॉन के वेग को दोगुना कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड को, चाल को। तो वही R बराबर mv/q फार्मूला लगा देंगे जो रेडियस का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर R बराबर mv/q फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर m और q कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो ये हमारा b भी कांस्टेंट है, तो त्रिज्या वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो एस v इज डबल्ड, हम v को डबल कर रहे हैं, द रेडियस आल्सो बिकम्स डबल, इसलिए रेडियस भी दो गुनी हो जाएगी। तो पहले रेडियस 2 सेंटीमीटर थी, तो अब 2 का 2 गुना 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 22 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए ड्यूटेरॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिस्क्राइबिंग ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी। कह रहा है एक ड्यूटेरॉन है, देखिए आइसोटोप हमारे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, इसी को ड्यूटेरॉन बोलते हैं। तो ड्यूटेरॉन है 1H2, तो कह रहा है इसकी गतिज ऊर्जा 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या 4.5 मीटर है, और जो गति हो रही है, ऐसी बात है कि वृत्तीय पथ पर गति करेगा तो प्रवेश मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी लंबवत ही होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन द सेम प्लेन विद द सेम बी इज। तो कह रहा है कि ड्यूटेरॉन और अगर इतनी ही रेडियस से और इसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई प्रोटॉन प्रवेश करे यानी 1H1, तो 1H1 हाइड्रोजन का प्रोटियम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो H+ बन जाता है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो कह रहा है अगर प्रोटॉन प्रवेश करे तो अगर रेडियस और चुंबकीय क्षेत्र समान रखे जाएं तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी हमको बताना। तो सीधा जैसे ऊपर एक क्वेश्चन आया था किए थे वैसे ही इसको भी करना है। तो ध्यान दीजिए कि जो गतिज ऊर्जा है वो हमको कहाँ से प्राप्त होगी, चुंबकीय क्षेत्र में जो बल लग रहा है उससे। तो फॉर ए चार्ज पार्टिकल ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है कोई चार्ज पार्टिकल तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, चुंबकीय बल लगता है, वो चुंबकीय बल कहाँ से क्या प्रदान करता है, उसको वृत्तीय पथ घूमने के लिए अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mv² बराबर QVB हो जाएगा। तो V = BQR/m हो जाएगा, यहाँ V से V कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा V = और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12mv², और V की जगह ये वैल्यू हम यहाँ उठा करके रख देंगे तो 12BQVR हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BQ × R/2 हो जाएगा, V से V एक कटेगा, 12BQR/2, और V की जगह वैल्यू रख दिया, कटेगा नहीं, B की जगह वैल्यू रख दिया BQR/m। अब जाहिर सी बात है कि इसका स्क्वायर अगर करेगा तो ये देखिए B से B का गुणा होगा तो B², Q से Q का होगा तो Q², R से R का होगा तो R²/2m। इस फार्मूले को इसके पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें भी हम लोगों ने किया था, तो ध्यान दीजिए कि इसको हमने बताया था कि आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, वैसे कैसे निकाला जाता है ये चीज़ यहाँ पर हमको समझ में आ गई। तो इस तरह से इस फार्मूले से V की वैल्यू 12mv² में रखा तो ये हमको फार्मूला प्राप्त हुआ B² Q² R² R/2m। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है।
जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो फॉर ड्यूटेरान के लिए E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर b²q²r² 2 इंटू मास इसका प्रोटियम और ड्यूटेरियम हमने बताया था 1h1 1h2 होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, यानी प्रोटॉन से 2 गुना मास है ड्यूटेरान का, इसलिए 2 का गुणा किया गया। प्रोटॉन में 1 का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं, इसलिए गुणा नहीं किया। तो ये ड्यूटेरान और प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू आ गई, यानी काइनेटिक एनर्जी का अब रेशियो आ जाएगा। तो E1/E2 = 1/2 हो जाएगा, क्योंकि E1/E2 ये रखेंगे तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये सॉल्व किए, E1 के लिए 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E2 निकालना है तो ½ E2 = 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा, ये 2 का गुणा हो जाएगा। तो जो वैल्यू प्रोटियम के लिए ड्यूटेरियम के लिए 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, वो प्रोटॉन के लिए 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इसके लिए 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो प्रोटॉन के लिए 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। कुल मिला के इसका मास आधा है, तो काइनेटिक एनर्जी 2 गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से 23 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो ये आ जाता है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब जितने भी क्वेश्चन हम नीचे करेंगे ये सब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक साथ लागू होंगी, वहाँ पर चार्ज पार्टिकल के मोशन से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।